बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस के बारे में। थोड़ा सा बल्कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ बेसिक हमने टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपने लेक्चर सुनने के बाद बुक को ज़रूर कंसल्ट किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ से भी आपको हेल्प मिली होगी। तो हम आज का जो हमने डिस्कस करना है वो उसी का एक सिलसिला है। उसी पहले पेज के आखिर से हमने शुरू करना है, लास्ट पैराग्राफ से। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं। उसके बाद फिर हम इनको मजीद डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो हमारी ये सारी की सारी यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं हम बायोलॉजी की, हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से आज हमारी ये सारी ब्रांचेज कवर हो जाएंगी। हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है। तो हम मूव करते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। कि जो एम्ब्रियो होता है और उसकी डेवलपमेंट जो होती है, उससे हम जो स्टडी करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। सवाल पैदा होता है कि एम्ब्रियो क्या होता है, देन हम मूव करेंगे एम्ब्रियो के बाद डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक हो गया। सबसे पहले एम्ब्रियो क्या चीज होती है। तो ऑर्गेनिज्म एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऑर्गेनिज्म जब डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है, जब वो उसकी नशोनुमा हो रही होती है, कोई भी वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो अपना ह्यूमन बीइंग हो, बिटवीन, यहाँ पे गौर कीजिएगा, बिटवीन फर्टिलाइजेशन, उसकी जो जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन, उस वहां से लेके एंड द फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। जाइगोट जब बनता है वहां से लेके जब एक ऑर्गेनिज्म मुकम्मल बन जाता है, ठीक हो गया, बिल्कुल वो अपने उस फॉर्म में आ जाता है, उसे फाइनल फॉर्म में जब वो आ जाता है, उसे हम कहते हैं, उस दौरान जो भी उसकी स्टेज होती है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। मुझे पता है कि आपको इस बात की भी समझ नहीं आ रही होगी। हम जरा एक तस्वीर से इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। मैं ड्रा करता हूं, ये है जाइगोट, यकीनन आपको नजर आ रहा होगा, ये जाइगोट है। इसके बाद अगली स्टेज पे इसके नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड हुए, ठीक है, तो ये 2 सेल्स या ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर ये ह्यूमन का हम स्टडी करें, उसके बाद इसका हेड बना, देन जाइगोट से हेड बना, उसके बाद इसके धड़ बन गया, देन हम सपोज करते हैं धड़ के बाद इसकी टांगे बन गई, देन इसकी बाजू बन गए, और फाइनली यहाँ पे आके ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बन गया, जो अब यहाँ से इसकी वो डिलीवरी हो जाएगी। अब वो कहता है कि जाइगोट से लेके फाइनल फॉर्म में ये जो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन हुई है इसकी सारी की सारी, हर एक स्टेज के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियो कहा जाता है। ये था कंसेप्ट हमारा एम्ब्रियो का। अब बात रहेगी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं कि जब जाइगोट से लेके ये जो फुली ग्रोथ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना, इसके दौरान जितनी भी हर एक स्टेप के अंदर आपने देखा तब्दीली आती जा रही है, इस तमाम तब्दीली को, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। मतलब यहां से लेके यहां तक ये सारी जो चीजें बीच में आती हैं स्टेप बाय स्टेप, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब ग्रोथ किसे कहते हैं? सेकंड ईयर के अंदर बेशुमार बार पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ कहते हैं कि जब ये एक फाइनल फॉर्म हमारे पास आ जाती है, ये वाली फाइनल फॉर्म ये वाली हमारे पास आती है, यहां तक तो डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद अब ये जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बना, अब आहिस्ता आहिस्ता अब उम्र के हिसाब के साथ साथ ये अपने साइज को इंक्रीज करता है। जैसे कि एक बच्चा पहले दिन जब पैदा होता है वो नन्हा सा छोटा सा होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी ग्रोथ करता जाता है, बड़ा होता जाता है कद में, साइज में, वगैरह वगैरह। उसको हम कहते हैं ग्रोथ। कि जब एक फाइनल फॉर्म बन चुकी थी तब उसके अंदर जो इंक्रीज उसका साइज का हुआ, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। अब फाइनल फॉर्म क्या इसकी हो जाएगी कि ये बड़ा होके इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो फासला होता है, सफर होता है, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो यहां मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एम्ब्रियो क्या होता है वो आपको बता दिया। देन आपको हमने समझाया कि ये डेवलपमेंट किसे कहते हैं और ग्रोथ किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियो कहते हैं किसी भी चीज के काम करने के तरीके को कहते हैं फिजियो। तो यहां पे हमारे पास आ गया फिजियोलॉजी। It deal with the normal function of the parts of organism, for example digestion in stomach। कि हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इसमें डिस्कस करने की, वो है नॉर्मल फंक्शन का जिक्र। क्यों यहाँ पे हमने ज्यादा फोकस इस पे किया? स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं जब भी आप फिजियोलॉजी में
किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि नॉर्मल फंक्शंस के, जैसे हम खुराक इनटेक, फीड इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाती है, वो डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है, ओरल कैविटी में होती है, देन स्टोमक में होती है, वगैरह वगैरह। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसी तरीके से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। फिजियोलॉजी के अंदर हमेशा से आप नॉर्मल चीजों को, नॉर्मल फंक्शंस को, हमारी बॉडी पार्ट्स के, उनको आप डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ड नॉर्मल को फोकस किया गया। बाज़ औक़ात ऐसे होता है चीजें नॉर्मल नहीं रहती, फंक्शन नॉर्मल नहीं रहते, अब नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल से हट जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं एबनॉर्मल। उसे क्या कहते हैं कि अब वो चीज नॉर्मल नहीं रही। एबनॉर्मल चीजों को डिस्कस किया जाता है पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी के अंदर ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉर्मल के अलावा मतलब एबनॉर्मल फंक्शंस को, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली पैथोलॉजी में डिजीज को डिस्कस किया जाता है। जब कोई चीज एबनॉर्मल हो जाती है उसे डिजीज कहते हैं। अब ये डिजीज कहां से निकला? डिजीज का वर्ड निकला डिस ईज से, मतलब आपका जो सुकून है वो डिसमिस उसका हो गया, वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन से हट गया, तो उसे डिजीज कहते हैं। और पैथोलॉजी के अंदर डिजीज को डिस्कस किया जाता है, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल फंक्शन को डिस्कस किया जाता है। तो फिजियोलॉजी भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है वो मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है, मॉर्फ का मतलब है शक्ल, से कहते हैं शक्ल सूरत, इससे मुराद है इट डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उसकी हालत और उसकी साख्त के बारे में। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे कहेंगे मॉर्फोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इसकी दो ब्रांचेज आती हैं मेजर, एक कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। मैं आपको इस वक्त नजर आ रहा हूँ, मेरे स्किन का कलर नजर आ रहा है आपको, मेरे हेयर नजर आ रहे होंगे और वगैरह वगैरह। ये जो हमारी बॉडी जो सामने से दिखने में नजर आती है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर से नजर आने वाली खुदो हाल जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सपोज ये बाजू है, इसको आप काट दें, बाजू को काटने के बाद आपको जो अंदर चीज नजर आएगी, आपको मसल्स नजर आएंगे, आपको अंदर बोन्स नजर आएंगी, उससे हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, यहां भी वर्ड लिखा हुआ है आपकी बुक में, इसे उठाया, ग्रॉस स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब आप किसी चीज को नेकेड आई से देखते हैं तो उसे कहते हैं ग्रॉसली अपीयरेंस। के इसका मतलब ये नहीं कि बाजू के अंदर जो चीज आपको नजर आएगी वो माइक्रोस्कोप के। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर शर्त यह है जब भी आपने कोई चीज देखनी है तो उसके लिए लाजमी है कि वो ग्रॉसली अपीयरेंस उसकी होनी चाहिए, मतलब आपको नेकेड आई से, नंगी आंख से वो नजर आनी चाहिए। अच्छा, इस इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी और एनाटॉमी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी हो गया, एनाटॉमी मतलब इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी हो गया, और जो जनरल कांसेप्ट था मॉर्फोलॉजी का वो भी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। उसके बाद हम मूव करते हैं बिला ताखीर आगे हिस्टोलॉजी। हिस्टो भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टिश्यू। इसके अंदर आप टिश्यू को स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के टिश्यू को स्टडी किया जाता है, गौर किया जाता है कि वो टिश्यू कौन सा है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स उसके हो सकते हैं। जब आप उसको स्टडी करते हैं आप उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट मूव करते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बेसिकली ये हमारे पास कोई पुरानी किस्म की जो स्टडी होती है उसे पैलियो कहते हैं, ओल्ड स्टडी को। अब यहाँ पे हमने क्या, बायोलॉजी की जुबान में पैलियो किसे कहेंगे कि हमारे जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरते हैं, ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उनकी फॉसिल्स बच जाते हैं, वो फॉसिल जो जमीन के अंदर या कहीं भी आपको मिलेंगे उसकी स्टडी को आप कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। अब हम इसको यहां से पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल इन ऑर्डर। ये आगे इसका ये जो लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर, यहां से लेके लाइफ तक, इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली लाइफ, ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि पैलियोंटोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्या होती है। डेफिनेशन तो यहां तक है, इट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। आगे कहते हैं कि आगे वो कहता है कि इसकी पैलियोंटोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, इन ऑर्डर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली लाइफ। गेन का मतलब है हासिल करना, पुरानी जिंदगियों के बारे में आपको जब इल्म दरकार होता है, कुछ आप सीखना चाह रहे होते हैं तो आप फॉसिल की स्टडी करते हैं, वहां से आपको आसानी से चीजों का पता लग जाता है। यहाँ पे वो कहते हैं, अब फॉसिल्स किसे कहते हैं, डेड रिमेन, पुराने जो बचे खुची जो चीजें होती हैं। इंप्रेशन कहते हैं किसी चीज के छाप को,
फुटप्रिंट को, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि एक रेत वाले इलाके में से दो बंदे गुजर के जा रहे हैं, एक बड़ा सा बंदा है और एक छोटा बच्चा है, वो गुजर के जा रहे हैं। आप एक दो दिन के बाद वहां पे जाते हैं, आपको वहां पे नजर आएगा कि उनकी फुटप्रिंट्स वहां पे होंगे। उन फुटप्रिंट्स की बेस पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक बड़ा बंदा गुजरा और साथ में एक बच्चा भी गुजरा। तो डेड रिमेन या उनके बचा कुचा जो माल था वो, और इंप्रेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट, पुराने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे पास्ट के, चाहे वो कितने भी अरसे के हो सकते हैं, आप उनकी स्टडी जब करते हैं तो वो सारी की सारी कहाँ पे आती है, फॉसिल्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमने पैलेंटोलॉजी भी डिस्कस कर लिया, साथ में हमने फिर फॉसिल्स को भी डिस्कस कर लिया। हम आगे चलते हैं एक्वाटिक बायोलॉजी। एक्वा कहते हैं वाटर को। एक्वाटिक बायोलॉजी का मतलब है कि आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें, पानी, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आप समझ लें कि पानी के अंदर रहते हैं, वो जो लाइफ पानी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, आप उसको स्टडी करेंगे, आप कहेंगे एक्वाटिक बायोलॉजी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसकी मजीद दो आगे सब डिवीजन आती हैं। एक का नाम है फ्रेश वाटर बायोलॉजी, एक का नाम है मैरीन वाटर बायोलॉजी। इनके अंदर फर्क क्या है? फ्रेश वाटर का एफ से फ्रेश, एफ से फ्लो, आपको ऐसे याद रह जाएगा। फ्रेश वाटर के अंदर हम उस पानी को डिस्कस करते हैं जो बह रहा होता है, जो फ्लोइंग फॉर्म में होता है, जबकि मैरीन वाटर के अंदर आप उस पानी को डिस्कस करते हैं जो कि स्टैग्नेंट होता है, एक जगह पे ठहरा हुआ पानी होता है। दूसरी बात, फ्रेश वाटर का दूसरा फर्क यह है कि इसके अंदर साल्ट का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। मैं आपको तस्वीर से भी समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद जो मैरीन वाटर होता है, इसके अंदर वो वाला साल्ट होता है, वो वाला पानी होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बनिस्बत फ्रेश वाटर के यहाँ पे मैरीन में ज्यादा होती है। अब कैसे होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप ये देखें कि आपको जो चीज नजर आती है, ये हम समझते हैं कि ये लैंड है, ये हो गया, ये चट्टान है, पहाड़ी है, और आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है। तो सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं आइस, बर्फ पड़ गई, बर्फ पिघलती है और उससे फिर क्या निकलता है, वाटर रिलीज होता है। ये पानी आ रहा है नीचे यहाँ पे, और ये किसकी तरफ आता है, ये पानी आता है इस लैंड की, ये पानी नीचे की तरफ आता है। तो और इस पूरी जमीन का जो सबसे निचेबी इलाका है, नीचे वाला, उसे हम कहते हैं वो समंदर का होता है। तो ये हमारे पास हो गया समंदर, और ये हमारे पास हो गया पहाड़। पहाड़ ऊंचे, समंदर बेस में आ गया। बर्फ पड़ी और वो पिघलना शुरू हुई, पानी आता गया आता गया आता गया, और वो कहां पे आके पड़ा, समंदर के अंदर। ठीक हो गया। इससे मुराद ये हुआ कि समंदर के अंदर जो वाटर होगा वो होगा स्टैग्नेंट। कौन सा? ठहरा हुआ पानी समंदर में होगा, जबकि फ्लो वाला पानी, मतलब यहाँ पे दरमियान में झीलें भी आएंगी, यहाँ पे तालाब भी आएंगे, यहाँ पे आप नाले भी आएंगे बीच में, और नदियां वगैरह भी आएंगी। वो सारा वो होता है वो यहाँ पे दरमियान में आ जाता है। उन सब के अंदर पानी फ्लोइंग फॉर्म में होता है, जबकि फाइनली समंदर के अंदर, मैरीन के अंदर जो पानी होता है वो स्टैग्नेंट फॉर्म में होता है। ये हमारा एक बात होगी फ्लोइंग और स्टैग्नेंट का कंसेप्ट। दूसरी बात, साल्ट लेवल डिक्रीज क्यों होता है और इंक्रीज क्यों होता है मैरीन वाटर के अंदर, नमकियात का लेवल? उसका आंसर ये है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है समंदर के ऊपर, यहाँ ये सन हो गया, इसकी लाइट पड़ेगी इस वाले वाटर के अंदर, इसके अंदर समंदर के अंदर, तो यहां से पानी एवापोरेट करना शुरू कर देगा। ट्रांसपीरेशन मतलब एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब भी एवापोरेशन होती है तो कभी भी साल्ट एवापोरेट नहीं करता, सिर्फ पानी करता है। तो यहां से वाटर एवापोरेट करेगा और पीछे क्या रह जाएगा, साल्ट रह जाएगा। समझ आ गई? पानी यहां से एवापोरेट कर गया सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से, और साल्ट यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया पीछे समंदर के अंदर, और यही पानी सारे का सारा दोबारा ऊपर जाएगा, वापस वहां से आइस की फॉर्म में आएगा, या बारिश, जैसे भी आप समझ लें, और वापस ये सर्कल इस तरह से चलता रहता है। अब होता क्या है, जो पानी यहां से उड़ गया, पीछे यहाँ पे रह गया नमक। इस साल्ट की वजह से ये जो समंदर का पानी है ये नमकीन होता है, और जबकि झील, तालाब और दरियाओं वगैरह का पानी जो होता है वो इतना साल्टी नहीं होता। ये तो हमारा दूसरा कंसेप्ट, साल्ट लेवल डिक्रीज क्यों होता है फ्रेश वाटर में और इंक्रीज क्यों होता है मैरीन वाटर में। बच्चों, इसके साथ ही आपका एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, उसका नाम है ओशन, और यहाँ पे लिखा हुआ आपकी बुक में सी और ओशन का उन्होंने जिक्र किया। मैं भी आपको जरा एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। बेसिकली ओशन कहते हैं ऐसा समंदर जो बहुत बड़ा हो और जिसका किनारा भी ना मिले, किनारा उसका नहीं मिलता। और जबकि जो सी होता है वो जरा छोटा सा समंदर होता है जिसका किनारा आपको आसानी से मिल जाता है। ये है फर्क सी का और ओशन का। अब होता क्या है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे आसानी के लिए ऐसे ड्रा कर लेता हूं। ये है लैंड और ये बीच में आ गया
सी और ये हो गया ओशन। इसका किनारा नहीं है, इसका किनारा है, सी का किनारा होता है। जमीन के, लैंड के और ओशन के दरमियान में जो आता है करके उसे सी कहते हैं और इसे कहते हैं ओशन, जिसका किनारा होता है। ये वैसे कंसेप्ट आपको बताया, ओशन और सी ये अल्टरनेटिवली टर्म इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर, इन दोनों डेफिनेशन के अंदर, वो ये है कि केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर्स। तो बच्चों, केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स को आप बयान कैसे करेंगे, ये इन दोनों डेफिनेशन के अंदर आता है। केमिकल पैरामीटर का मतलब ये है कि वाटर के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब वाटर की पीएच क्या है, 7 है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक वाटर की पीएच क्या है, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे मजीद वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सारी की सारी आ जाएंगी। हम आगे चलते हैं फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में कि फिजिकल पैरामीटर में वो चीजें आती हैं जैसा कि टेम्परेचर है, जैसा कि लाइट है। अब इन चीजों का उस जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं और जो मैरीन वाटर बॉडीज हैं, मीन टू से कि जो फ्रेश वाटर के अंदर, नदी नालों के अंदर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जो जानदार वहां पे रह रहे हैं, और समुद्रों के अंदर जो जानदार रह रहे हैं, उनके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टी का और फिजिकल प्रॉपर्टी का, मतलब टेम्परेचर का, लाइट का क्या असर होगा, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती हैं किसके अंदर, केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं बिला ताखिर ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। बड़ी आसान डेफिनेशन है, इट डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये इंसान के फॉर्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन, उसके बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के बारे में, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में, एनाटॉमी के बारे में पहले डिस्कस किया, मॉर्फोलॉजी फॉर्म स्ट्रक्चर में आ गई, जेनेटिक, ये जो 3 टर्म्स आती हैं, 2 जेनेटिक, एवोल्यूशन, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है लास्ट हमारे पास थर्ड लास्ट आता है सोशल बायोलॉजी, कि सोशल बायोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं कि जो हमारे पास किसी भी ह्यूमन बीइंग की 2 किस्म की जिंदगियां यहां पे डिस्कस करनी है। एक आती है उसकी सोशल बिहेवियर। अब सोशल बिहेवियर से मुराद क्या है कि आपने ऐसा सुना होगा कि जो पठान लोग होते हैं वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, अरब के लोग जो होते हैं बड़े वो अयाश पसंद, ये उनका एक सोशल बिहेवियर है जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस ब्रांच के अंदर हमने ह्यूमन बीइंग्स का सोशल बिहेवियर डिस्कस करना होता है। ये तो हो गया उनका माशरती रख रखाव, आप कह लें इसको, और कम्युनल लाइफ का मतलब है कि उनका समाजी तरीकाकार जिंदगी गुजारने का क्या है। तो किस तरह से आप ह्यूमन बीइंग अपने आप को माहौल के अंदर अडॉप्ट करके और किसी भी कम्युनिटी को बेहतर बना सकते हैं, वो तमाम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोशल बायोलॉजी के अंदर। इसके बाद हमारा जो अगली डेफिनेशन आती है उसका नाम है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन से मुराद क्या है, बेसिकली एवोल्यूशन कहते हैं किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज का निकलना, तख्लीक होना। जैसा कि मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो बोतल होती है 7 अप की, या फिर वो कोई भी कोक आप समझ लें, ड्यू, फैंटा समझ लें, जब आप उसको उसका लिड ओपन करते हैं तो अंदर से गैस निकलती है, एक चीज से दूसरी चीज का निकलना। अब हम इस चीज को बायोलॉजी के अंदर कैसे लेकर आएंगे, उसको कैसे बयान करेंगे, हम ऐसे कहेंगे कि प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानदार इवॉल्व होते हैं, डेवलप होते हैं या निकलते हैं, और थॉट टू हैव इवॉल्व होते हैं, निकलते हैं, फ्रॉम द अर्लियर वन, पिछलों से निकलते हैं, ड्यूरिंग द, मतलब पेरेंट्स से निकलते हैं ऑफस्प्रिंग, ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। और अर्थ की जब आप हिस्ट्री डिस्कस करते हैं शुरू से लेके वो जो उसके मुख्तलिफ एरा आते हैं, प्रोटीरोजिक एरा, मेसोजिक एरा, पैलियोजिक एरा या सीनोजिक एरा, वो सारे जो एरा आते हैं उनकी वो बात करें कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया जो 3000 मिलियन ईयर्स अगो था वहां से इंसान कैसे इवॉल्व हो गए। इसमें जो थ्योरी थी बायोलॉजिस्ट की उसको सारा हम यहाँ पे लेकर आते हैं, एवोल्यूशन उसे कहते हैं। यहाँ पे डार्विन की थ्योरी भी आती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एवोल्यूशन को जब आप बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं तो आप कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बच्चों, यहां तक हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। अब हम इसको एक बार यहां से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बिखरे बिखरे यहाँ पे पड़े हुए हैं और आपको वो समझ आ जाए। अच्छा, ये जो सारा लेक्चर, मैं आपको एक इजाफी बात यहाँ पे बता दूं, जो सारा लेक्चर यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखने का मतलब है कि आपकी बुक के अंदर से सारी लाइनें उठाई गई हैं, हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोग जब यहां से पढ़े, साथ में आपके हाथ में पेंसिल और एक पेज होगा, बुक खुली होगी, आप अंडरलाइन करते जाएं चीजों को, और फाइनली जब हमारा लेक्चर खत्म होता है तो आप बुक से देखें, वहां से कंसल्ट करें। फिर भी अगर आपका कोई जवाब आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उससे कमेंट में लिख के आप पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। लास्ट लेक्चर का एक बच्चे ने कमेंट किया कि उसमें कम्प्लेक्स एंटिटी का जिक्र जो हमने किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ का, वो क्या होता है,
उसके अंदर जो हम एक जिक्र हमने किया था लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसमें कम्प्लेक्स एंटाइटी का जिक्र किया। तो बच्चों कम्प्लेक्स एंटाइटी से मुराद ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है, जो लाइफ है वो मिलके बनी होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बड़े कम्प्लेक्स, बड़े पेचीदा किस्म की चीजों से मिलके बने। एंटाइटी कहते हैं चीजों को। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स किस्म का उनका वो तख्लीक, उनका जो तख्लीक करने का तरीका है या वो जिस चीज से मिलके बने हैं, मिसाल से हम वाज़ेह करते हैं। वो ये कहता है कि जैसे आप देखें कि वाटर का मॉलिक्यूल है एक, ठीक, ये एक मैं आपको नॉन लिविंग और लिविंग के सिनेरियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी तरफ आप एक बैक्टीरिया देख लें, वो ये कहता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके अंदर सिर्फ 3 मॉलिक्यूल हैं, 2 हाइड्रोजन के, एक इसका, तो ये 3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब इसी के बराबर बैक्टीरिया देखें, नॉर्मल आंख से नजर भी नहीं आता, नेकेड आई से नजर भी नहीं आता, लेकिन उसको बनाने वाले एटम लाखों की तादाद में है, जबकि यहाँ पे कितने एटम है, सिर्फ 3। तो इसलिए वो कहता है कि जो लाइफ, इसी तरीके से आप देखें ह्यूमन बीइंग, उसके एक सेल को बनाने के लिए कितने एटम चाहिए होंगे, कितनी बार सेल डिवाइड होता है, कितनी स्टेजेस से गुजरता है, तब जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, उसका एक सेल बनता है। कहने का मतलब ये है कि कम्प्लेक्स एंटाइटीज का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो बड़े ही कम्प्लेक्स तरीके से, बड़े ही कम्प्लेक्स उनका सिनेरियो होता है जब उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। हम इसको रिवाइज कर रहे थे, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को हम बताऊंगा कि डिक्टेट करेंगे कि कौन कौन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पहला सवाल हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो क्या होता है, कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी से मुराद क्या है, नॉर्मल, और पैथोलॉजी किसे कहते हैं। देन मॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर सवाल आ सकता है डिफाइन एनाटॉमी, तो वो भी इसी का आंसर होगा। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, देन पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं, देन कोई आपसे पूछ सकता है कि हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म फॉसिल्स, देन आपने इसको बयान करना है कि वो डेड रिमेन एक्सटिंक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाटसोएवर, जो कुछ भी है। एक्वेटिक बायोलॉजी फिर आपने डिस्कस किया। देन आपको बताया गया कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के अंदर फर्क क्या होता है। फिर एक कंसेप्ट बड़ा मजे का आपको समझाया गया कि फ्लोइंग वाटर किसे कहते हैं, स्टैग्नेंट किसे कहते हैं, साल्ट का लेवल फ्रेश वाटर में कम क्यों होता है, ओशंस के, समंदरों के अंदर नमकियात ज्यादा क्यों होती हैं। फिर आपको बताया गया कि ओशन और सी में क्या फर्क है। देन केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स किस तरीके से इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बताया गया आपको। फिर ह्यूमन बायोलॉजी की डेफिनेशन आपने पढ़ी, फिर आपने सोशल बायोलॉजी सुना, और आखिर में आपको एवोल्यूशन के बारे में बताया गया और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको बताएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।